तो बाजार को लेकर आपका ट्रस्ट कितना है सर? नमस्कार। देखिए, बाजार एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे है। जैसे आपने कहा, होप तो यही है, उम्मीद तो यही है कि वॉर लंबी नहीं चलेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता है, एक ट्वीट से पूरा माहौल चेंज कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि जो पेन पॉइंट है वो काफी एक्सट्रीम पे है। खास करके जो एशियन कंट्रीज हैं, जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, इंडिया, जापान, ताइवान, कोरिया, काफी जो चाइना, वो जो कंट्रीज हैं उनका पेन बढ़ते जा रहा है। आई एम श्योर ये पेन डिप्लोमेटिक चैनल से कन्वे किया जा रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। और चाइना ने, जैसे हमने देखा 2 दिन पहले, अपनी रिफाइनिंग कंपनीज को कहा कि आप जो यूएस के अगर सैंक्शंस हैं तो उसको ओबे नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली जो इम्पैक्टेड कंट्रीज हैं हमारे जैसी, वो भी एक थोड़ा हार्ड लाइन रवैया ले रही है और यूएस पे प्रेशर डाल रही है। तो ये उम्मीद करना कि कुछ ना कुछ जल्दी सुलह हो जाएगा, वो आई थिंक एक एक जायज मैं कहूँगा उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से जो इंडियन इकोनॉमी ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, जो रेजिलियंस दिखाई है पिछले 2 महीने में, नॉट ओनली इकोनॉमी बट ऑल्सो द मार्केट, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर ये मामला सुलझ गया तो एक अच्छा सा फॉरवर्ड लुकिंग बाउंस आ सकता है मार्केट में। अगर ये लंबा चला तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो हम फिंगर्स क्रॉस करके ये उम्मीद करें कि जल्दी माहौल ठीक हो जाए। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये टाइम पे पिछले 2 महीने में काफी शॉर्ट पीरियड में कहूंगा, रिएक्शन टाइम नॉर्मली गवर्नमेंट टेक थोड़ा टाइम लगाती है रिएक्ट करने में। लेकिन जिस तरह से एमएसएमई को सपोर्ट देने की बात करी है क्रेडिट लाइंस वगैरह की वजह से, जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी एम्पल प्रोवाइड करी है, जिस तरह से करेंसी की वीकनेस के बावजूद एक मैनेज्ड डेप्रिसिएशन की अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आरबीआई, गवर्नमेंट और जो सिस्टम है उसने और अच्छी तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया है मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि डिमांड पे जो डिस्ट्रक्शन आनी चाहिए थी, जो नेगेटिविटी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई है। तो अगर जल्दी सुलझ जाता है तो मेरे ख्याल से मार्केट ये जो शॉर्ट टर्म पेन है उसको ओवरलुक करके आगे देखने की कोशिश करेगा। और स्ट्रक्चरली जैसे हमने देखा है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो तो अच्छी रही है। और होपफुली अगर मानसून वगैरह ठीक हो जाता है तो ये भी अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो एक मैं कहूंगा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रवैया लेके चलना चाहिए। लार्ज कैप में खास करके वैल्यूएशंस जो है काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि एफआई की सेलिंग की वजह से प्राइसेस डिप्रेस्ड रहे हैं। और करीबन 2 साल से हमने रिटर्न्स काफी कम देखे हैं, तो वैल्यूएशन जो है वो भी काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। ब्रॉडर मार्केट में जहां एफआईएस की सेलिंग नहीं है, वहां तो हम ऑलरेडी तेजी देख ही रहे हैं, खास करके जो पॉपुलर थीम्स है उसमें। तो मेरे ख्याल से इनहेरेंट स्ट्रेंथ है बाजार में। अगर ये नेगेटिव ट्रिगर चला जाता है तो बाजार अपने पैरों पे अच्छी तरह से खड़े हो सकता है। हम्म। मिहिर सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी कि सतर्क रहिए बाजार में, लेकिन आशा भी रखिए कि बाजार में चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या युद्ध के अलावा सारी चीजें ठीक हैं? क्योंकि युद्ध में हम परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तो सप्लाई चेन के डिस्टर्बेंसेस हैं, और बाकी क्रूड के चलते काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। अब ये थर्ड मंथ है, तीसरा महीना है जब युद्ध खिंच गया है। मान लीजिए युद्ध अगर वाइंड अप हो भी गया तो यह चर्चा ये हो रही है कि शायद इंडिया के मैक्रोज डिस्टर्ब हों, शायद इंटरेस्ट रेट साइकिल में हम कोई चेंज देखें। क्या लग रहा है आपको, लैंडस्केप क्या यहां से और बदलने वाला है मैक्रो फ्रंट पर? देखिए, मैक्रो थोड़ा तो इम्पैक्ट हुआ है और होगा भी। लेकिन मार्केट को भी ये पता है, हमें भी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मार्केट को भी ये पता है। मार्केट टिपिकली हमने देखा है कि फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो जो हमने युद्ध का जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखा, वो पहले 2-3 हफ्ते में ही देख लिया, जैसे मार्केट ने शार्पली करेक्ट किया। लेकिन अब मार्केट होपफुली ये बिल्ड कर रहा है कि जो ब्रेंट ऑयल है 110 के ऊपर नहीं रहेगा, इट विल कम बैक टू 80 और 85। अगर ये उम्मीद लेके चलता है मार्केट, तो मेरे ख्याल से एक आध क्वार्टर का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उसको शायद लुक थ्रू करके फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट हमेशा बिहेव करता है। एंड मेरे ख्याल से दूसरी बात यह है कि कंजम्पशन की जो सिचुएशन है वो शायद थोड़ी टेम्परली इंपैक्ट हो सकती है। कंजम्पशन वाली जो कंपनीज है उनके मार्जिन्स भी थोड़े इंपैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल अक्रॉस द बोर्ड
मेटल्स देखें, प्लास्टिक्स देखें या कमोडिटीज देखें, उसके प्राइसेस बढ़े हैं, तो मार्जिन प्रेशर थोड़ा दिख सकता है। बट मेरे ख्याल से ये टेम्पररी होगा, क्योंकि अगर इनहेरेंट डिमांड की जो स्ट्रेंथ है कंजम्पशन की, तो मेरे ख्याल से ये पास थ्रू भी हो सकता है, और जैसे वॉर खत्म होगा तो ये कमोडिटीज का प्रेशर भी चला जाएगा। बाकी हमने देखा है कि हमेशा जो करेक्शन होती है वो शार्प होती है, और काफी सारी नेगेटिव बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो जाती है। और फिर क्या होता है कि लैक ऑफ, अगर बैड न्यूज नहीं भी आए, दैट इटसेल्फ इज अ गुड इनफ ट्रिगर फॉर द मार्केट। तो मुझे लगता है कि अगर ये नेगेटिविटी कम भी हो जाएगी, तो भी मार्केट एक आध क्वार्टर की जो वीकनेस है उसको लुक थ्रू करके आगे देखेगी। एंड प्लस काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे हमने देखा जो डिफेंस है या पावर है या ट्रांसमिशन है, कैपिटल गुड्स है, इन्वेस्टमेंट्स वाले थीम है, ग्लोबल केमिकल्स वगैरह है, फार्मास्यूटिकल्स है, आईटी है, उनको डोमेस्टिक इकोनॉमी से कम लेना देना है। और इन्वेस्टमेंट साइकिल, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट कैपेक्स एंड ग्लोबल कैपेक्स, खास करके पावर वगैरह में, रिन्यूएबल्स में, उससे ज्यादा कनेक्शन है। तो ये जो सेगमेंट्स हैं वो तो वैसे भी इंपैक्ट नहीं होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द वॉर। इनफैक्ट ईवी वगैरह है, उसका तो यूज बढ़ ही रहा है, तो वो सेक्टर में तेजी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर हमें मार्केट पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी स्टॉक सिलेक्शन के बहुत चांसेस मिलेंगे, सेक्टर सिलेक्शन के बहुत चांस मिलेंगे। ठीक है, सेक्टर सिलेक्शन की चांसेस बहुत मिलेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक आप अप्रोच बाजार में अपना के चलिए। मेरे भाई, अगर हम क्वार्टर फोर के रिजल्ट की बात करें, तो आपको क्या अच्छा लग रहा है? आपने किस तरह से एनालाइज किया है? और अगर मान लीजिए किसी को सेक्टर चूज करना हो यहां से अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से, तो दो ऐसे पारंपरिक सेक्टर बताइए जो कि पहले प्रदर्शन अच्छा रहा है और आगे भी आपको भरोसा है, और दो ऐसे ग्रोथ वाले सेक्टर्स बताइए जो थोड़े फ्यूचरिस्टिक थीम के हों और लोग 5 साल के लिए, 10 साल के लिए उनको लेकर आश्वस्त हो सके। बिल्कुल। तो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सेक्टर जो है फाइनेंशियल्स का, उसमें भी खास करके जो बैंकिंग सेक्टर है, वहां पे एफआई सेलिंग की वजह से काफी प्रेशर है। और प्रेशर माने वैल्यूएशंस नीचे आए हैं, अर्निंग्स ग्रोथ आए हैं, लेकिन सेक्टर ऑलमोस्ट 2 साल से चला नहीं है, बिकॉज ये सबसे बड़ा सेक्टर है। और जब एफआईएस की सेलिंग आती है तो सबसे बड़ी सेलिंग भी वहीं आती है। तो लार्ज बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बोथ, और लार्ज एनबीएफसीज में हमने देखा है कि काफी सेलिंग आई है। और ये सेगमेंट में नेगेटिविटी काफी है बिकॉज ऑफ द एफआईएस सेलिंग, और उसकी वजह से वैल्यूएशंस एडजस्टेड फॉर ग्रोथ काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। तो ट्रेडिशनल अगर सेक्टर देखो, सबसे बड़ा सेक्टर हमारा जो है फाइनेंशियल्स का, उसमें मैं कह रहा हूं कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा फेवरेबल बैठ रहा है। रही बात फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट्स की, मेरे ख्याल से एक तो वैसे ही एआई की वजह से जो ग्लोबल पावर डिमांड है वो बढ़ी है। तो जो सारी जो पावर इक्विपमेंट की सप्लाई चेन है, वेदर इट्स ऑन ट्रांसफॉर्मर्स और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके भी सब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स की पूरी जो चेन है, वो न सिर्फ इंडिया में लेकिन ग्लोबली भी बहुत एक सिक्युलर लॉन्ग टर्म डिमांड बैठ रही है। तो ये सारी इकोसिस्टम, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की वजह से, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म एक थीम बन रही है। तो ये एक बड़ा सेगमेंट, बड़ा थीम मैं कहूंगा, पावर्स एंड रिन्यूएबल्स ग्लोबली, नॉट ओनली फॉर लोकल कंजम्पशन। और सेकंड ऑफ कोर्स जो हमारा टिपिकली पेरेनली फेवरेट रहता है वो डिफेंस है, जहां पे हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी एब्सोल्युटली इंटैक्ट है। इनफैक्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, अनिश्चितता की वजह से एक्सपोर्ट का पोटेंशियल तो और भी बढ़ रहा है। तो ये मुझे लगता है, आपने जैसे पूछा कि 5, 10, 15 साल की स्टोरी बन सकती है, मुझे लगता है ये दो सेगमेंट्स में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। मेरे सर, एक आखिरी सवाल, इनफैक्ट दो सवाल थे, थोड़ा समय की कमी है तो दोनों सवाल को मैं एक सवाल में जोड़ देता हूं। क्या आपको भरोसा है कि ये जो साल है 2026 का, 2025 के हिसाब से बराबरी वाला या फिर थोड़ा बेहतर रहेगा? और दूसरी चीज ये है कि इंडिया एक कंजम्पशन इकोनॉमी है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल कंजम्पशन स्टॉक्स की बात करें, एफएमसीजी की बात करें, तो फिर पैसे बने नहीं हैं। तो विद इन कंजम्पशन अगर किसी को अपॉर्चुनिटी तलाशनी हो तो आपके हिसाब से नजर कहां पर रखनी चाहिए? विद इन कंजम्पशन मैं कहूंगा कि जो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है, और खास करके विद इन दैट ऑल्सो जो प्रीमियम कंजम्पशन जो आइटम्स है, वहां पे हमारे हिसाब से ग्रोथ सिक्युलरली, स्ट्रक्चरली मैं कहूंगा ज्यादा रहेगा। तो उसमें प्रीमियम कंजम्पशन में सारी चीजें आ जाती हैं जो प्रीमियम है, गुड्स एज वेल एज सर्विस। सर्विस की बात करें तो फॉर एग्जांपल एयरलाइंस है, होटल्स है, ट्रैवल एंड टूरिज्म लिंक्ड है, वो सेगमेंट हो गया। और गुड्स में देखें तो मैं कहूंगा कि ऑटोमोबाइल्स में एसयूवीज,
प्रीमियम बाइक्स, प्रीमियम लिकर कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मैं कहूंगा एसी वगैरह जो है, जो अभी भी पेनिट्रेशन कम है, वो सारी आइटम्स जहां पे प्रीमियमाइजेशन हो रही है और प्रेफरेंसेस बढ़ रहे हैं विद राइज इन इनकम लेवल्स, उनकी ग्रोथ रेट बेटर रहेगी विद इन द कंजम्पशन टीम। एफएमसीजी का प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनीज जो है बहुत ही हाई क्वालिटी है, क्वालिटी इन द सेंस आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल रहती है, कैश फ्लो बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द कंपनीज बहुत अच्छे हैं, लेकिन टिपिकली हेडलाइन जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो अभी स्टैग्नेट हो गया है, 4-5-6% है। अच्छी बात है, थोड़ा प्राइसिंग पावर करके 7-8% ओवरऑल टर्नओवर हो जाता है, लेकिन इंडिया इज अ ग्रोथ इकोनॉमी और हमें टिपिकली एटलीस्ट 10-20% अगर ग्रोथ नहीं दिखता है तो हमें इतना दिलचस्पी नहीं आती है। दैट्स व्हाई इंस्पाइट ऑफ बीइंग हाई क्वालिटी कंपनीज, जो कंजम्पशन में एफएमसीजी वगैरह है वहां पे हम अंडरवेट रहते हैं, और जो प्रीमियम आइटम्स है वहां पे हम ओवरवेट रहते हैं। जी, ठीक है। मेहर सर, बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से, बारीकी से चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में आपने सर सामने रखा और हमारे दर्शकों की, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी आपने आज बस। मदद की। थैंक यू सो मच सर।